Okay, this is displacement time graph. What will be velocity time graph? है ना? So आप try करें on your paper notebook and then I will tell you this. Sir, velocity time graph will go straight down. Velocity time will go straight down. Are you sure? Sir, it will go like a snake, sir. Like a snake? No. थोड़ा लॉजिकली है ना, ऐसे गैस वर्क में काम थोड़ी ना चलता है. गैस वर्क में तो नहीं चलेगा ना, श्योर. अब यहाँ पर आप मुझे बता दें कि वेलोसिटी जो है, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका क्या मतलब है? Anyone? If displacement time is a straight line, that means Sir, uniform motion. uniform motion. Uniform motion means Velocity is not changing. velocity is constant. Velocity is not changing. यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है? Sir, रिड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स वेलोसिटी इज व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव? Negative. Negative. So Because it's in velocity positive. is not changing and velocity is negative. So इतने पोर्शन के लिए जो आपका ग्राफ होगा that will be this, है ना? yes. अब नेक्स्ट पोर्शन में सर ऊपर आकर वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल. अगेन स्ट्रेट लाइन है तो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म प्लस डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ है. डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म. तो दिस सर ऐसे ही रिपीट होएगा. हाँ जी. ठीक है, दिस इज वीटी ग्राफ. राइट, एग्रीड? ओके, अकाइशा, निष्ठा, आपने रोल नंबर नहीं लिखा है. शौर्य, रोल नंबर बेटा. एवरीवन राइट डाउन रोल नंबर. अकाइशा रोल नंबर. अनुष्क, अनुष्क माइक पर आओ बेटा. ओके. Why every class I have to tell about this roll number? चलो जी, let's start the class. ओके टा. सो ये कुछ पार्ट है ना, क्लास 8 का रिवीजन है. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ पुश और अ पुल, है ना. अब ये जो डेफिनेशन है पुश और अ पुल, ये ना एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, मतलब लेमन टर्म में डेफिनेशन है पुश और अ पुल. ठीक है. सो विल सी, अभी थोड़ा सा रिवाइज करके देन विल सी व्हाट एग्जैक्टली फोर्स मींस. ठीक है. सो टू डिस्क्राइब फोर्स we need two things. What are those two things? Sir, a body. To describe force we need to know two things. One is the magnitude and one is the direction. ठीक है. फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन पता होना चाहिए. मैग्नीट्यूड जो है वो हम एसआई यूनिट्स में देते हैं. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन. And what is the CGS unit of force? Gram. ठीक है. CGS unit is dyne. CGS यूनिट का मतलब है जो आपका सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल, that we take it in MKS, that is meter, kilogram and second, and CGS is centimeter, gram and second. ठीक है. So 1 Newton is equals to 10 raised to power 5 time.
ये जो डेरिवेशन है इसकी वी विल सी इट आगे जब हम करेंगे न्यूटन लॉ Sir, ऑफ what is dyne? डाइन इज द यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स. Okay, sir. ठीक है. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? Area मास upon इनटू एक्सेलरेशन होता है. अगर मास मैंने 1 kg लिया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया, ठीक है. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Yes, sir. ठीक है. नाउ इन दिस इफ मास आई एम टेकिंग है ना, सेम फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो मास में ग्राम्स में लूंगा ना. मास मुझे ग्राम्स में लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन मुझे मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेना होगा. ठीक है. सो आई विल कन्वर्ट दिस, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 kg meter per second square, which is 1000 gram into 100 centimeter by second square. So this is 10 raised to power 5 gram centimeter per second square, which is 10 raised to power 5 dyne. Sir, I have a doubt. हाँ जी. Sir, जैसे 1 Newton is equal to 1 kg mass by Meter second square per second square, 1 kg meter meter. per second square. ओके सर. सर तो फिर डाइन का कितना होगा? 1 डाइन इज इक्वल टू. 1 dyne is 1 gram centimeter square. ओके सर. है ना, सीजीएस का मीनिंग ही वही है हमारा. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा. I didn't understand how you got this 10 raised to power 5, other 10 raised to power 5 dyne. I did not Okay. get that. यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? Yes, sir. ठीक है. फिर केजी को हमने जो है, देखो सीजीएस यूनिट का मतलब है, एमकेएस क्या होता है? एमकेएस इज मीटर किलोग्राम. आप लेंथ को मीटर में लेंगे, वेट को किलोग्राम्स में लेंगे, टाइम को सेकंड में लेंगे. दैट इज Yes, sir. योर सीजीएस में हम जो है केजी की जगह ग्राम्स लेंगे, तो 1 kg इज इक्वल टू, देखो ये 1 न्यूटन है ना. अब 1 kg में कितने ग्राम्स है? 1000 ग्राम्स. 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 1000 सेंटीमीटर. और सेकंड में तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा है. Okay, sir. ठीक है. सो दैट्स इट. 1000 into 100 is 10 raised to power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज डाइन. ठीक है. अब यहाँ पर हमारा जो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, डायरेक्शन अगर हम लेंगे तो डायरेक्शन में वी विल से दैट फोर्स, जो आपका एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन हैज गॉट डायरेक्शन, दस फोर्स हैज गॉट डायरेक्शन. ठीक है. सो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. sir. तो फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स. कौन से टाइप्स हैं ये बेटा? Balance. Balanced and unbalanced. balanced and unbalanced. बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. अब ये ध्यान रखें, whenever I am talking about this thing, if I am saying that, 1 minute बेटा.
हाँ जी. So whenever I'm talking about a force applied on an object, and if I'm saying a force applied on an object is 10 Newton, that means that the unbalanced force of 10 Newton is applied. ठीक है. तो फिजिक्स में when we say, जब हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये जो है 20 न्यूटन है और ये जो है ये 10 न्यूटन है. ठीक है. तो किसी भी क्वेश्चन में जो है ये दोनों फोर्स मेंशन नहीं होते हैं. क्वेश्चन सिंपल ये बोलेगा दैट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द राइट डायरेक्शन. यहाँ पर जो फोर्स जो हम बेसिकली डिनोट करते हैं दैट इज द नेट फोर्स इज व्हाट वी डिनोट. जब भी मैंने आपसे बोला फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड, तो 99.9% क्वेश्चन में इट विल मीन दैट द नेट फोर्स अप्लाइड इज 10 न्यूटन. ठीक है. When I am saying force is equals to mass into acceleration, ये गलत है. This is what is net force is equals to mass into acceleration. But जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारी बुक्स हैं, उसमें we don't keep on writing net force, net force, net force. ठीक है. तो wherever you will see force is equals to mass into acceleration, you automatically assume this force means net force on the object is mass into acceleration. ठीक है. Agreed on this? Sir, I have a doubt. Yes, sir. हाँ जी, पूछो. Sir, net force और force में कोई difference मतलब कैसे हुआ? देखो, नेट फोर्स और फोर्स में डिफरेंस वैसे अगर आप लोगे, मैंने कहा कि भाई ये जो ब्लॉक है इस पे जो है देवेश ने यहाँ पर इस साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है ना. अब ये कार किस तरफ जाएगी? Sir, Sir, right side. Right. इसने बोला. मैंने और फोर्सेस बताई नहीं है आपको, मैंने तो सिर्फ देवेश का फोर्स बताया. फिर मैं अगर ये यहाँ पर ऐसे बोलूं कि यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया 30 न्यूटन का, अब ये कहाँ जाएगी? the left side. किसने बोला? मैंने और फोर्स बताई नहीं आपको. यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है. फ्रिक्शन फोर्स इज ऑफ 10 न्यूटन. आप समझ रहे हो? सो Yes, sir. ये सब झमेले नहीं पढ़ना है. सो व्हेन आई से देवेश ने, अब सुनो इस चीज को, व्हेन आई एम सेइंग व्हेन अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड, ठीक है, सो यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड इट and you will say it ki okay, the net force applied on the block is 20 न्यूटन. ठीक है. सो हमारे सिलेबस में जो है वो सारी चीजें जो हम नेट फोर्स को लेकर ही करेंगे. ठीक है. जब मैं बोल रहा हूं कि ब्लॉक पर 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हुआ है, उसका मतलब है कि उसके ऊपर या तो और कोई फोर्स अप्लाइड नहीं है, या फिर बाकी सब फोर्सेस को मिलाकर जो है फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आएगा हमारे पास, वो 20 न्यूटन का है. Okay, sir. Okay, sir. Understood. Understood? So when I say Yes. force applied, then you say that the resultant force applied is this, है ना? What all forces are applicable on a moving car? एक कार मूव कर रही है बेटा, इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं? One by one, any force which you can. Friction, Sir, drag. frictional One force. में रह लो ऐसे थोड़ी ना यार. Raise your hand. हाँ जी दिव्यांश. Sir, drag. Divyansh is saying drag. Okay. When the car is moving, the air is giving some resistance, and the resistance offered by the air is what you call as drag, है ना? So this is drag is there. हाँ जी. Okay, Rishit. सर मेरे को ड्रैग बताना था. Okay, Shashwat. And, Shashwat. Sir, which Shashwat? Shashwat Nilab. Sir, gravitational force. Gravitational force, and gravitational force we take it as, हम gravitational force को क्या बोलते हैं? Friction. नहीं ना. Gravitational force on an object is called its weight. Weight is m into g, mass into acceleration. और बताओ कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? Let me ask 1 minute. Gurnur. frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स है ना. जो भी सरफेस
जो मूव करने की कोशिश कर रहा है सरफेस है ना, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर एंड फ्रिक्शन इज अगेंस्ट द मोशन है ना, सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स इज देयर, फ्रिक्शन इज देयर। ओके सर श्रेयांशु। आपने ड्रैग फोर्स ऑलरेडी लिख दिया था। ना तो ड्रैग एंड फ्रिक्शनल आर अलग अलग ना, डिफरेंट। ड्रैग इज द फ्रिक्शन कॉज्ड बाय द एयर और फ्लूइड के अंदर जो मोशन है उसकी वजह से ड्रैग है। ये कॉन्टेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा। ओके श्रेयांशु। सर शौरी। सर आई थिंक सो आई नहीं बेटा इतना नहीं, बिकॉज़ वेट शौरी। हाँ जी शौरी बोलो। शौर्य। Sir, thrust. थ्रस्ट इज देयर। ये गाड़ी आगे मूव कैसे कर रही है भाई? ये गाड़ी आगे मूव कर ही नहीं सकती जब तक देयर इज नो थ्रस्ट बाय द इंजन, है ना। इंजन जो है एक थ्रस्ट लगा रहा है या ड्राइविंग फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे मूव कर रही है। सो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स इज देयर, ड्राइविंग फोर्स और थ्रस्ट इज देयर, है ना। थ्रस्ट यूजुअली हम वर्ड यूज करते हैं जब कोई चीज फ्लूइड में मूव करती है ना। तो एक शिप जो है दैट्स अप्लाइंग अ थ्रस्ट, है ना। शिप का इंजन थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है या एरोप्लेन का इंजन थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। जो कार का इंजन है विल से दैट्स अप्लाइंग अ ड्राइविंग फोर्स। हाँ जी व्हाट एल्स एनीवन? हाँ जी बोलो शौरी बोलो। मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स इज सेम थिंग। सर मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या मतलब भाई? आप गाड़ी से जो धक्का थोड़ा दे रहे हो आप अपने मसल से, स्टीयरिंग ही तो घुमा रहे हो। वो स्टीयरिंग जो है इसको मूव करने में हेल्प थोड़ा कर रही है। सर एक्सीलरेट पैरों से दबा रहे हैं सर, तो वो जो आप पैरों से फोर्स लगा रहे हैं उस वजह से गाड़ी मूव नहीं कर रही है। आप समझे? इंजन को बंद करके आप एक्सीलरेटर दबाते रहो, गाड़ी बिल्कुल मूव नहीं करेगी ना। तो गाड़ी की मूवमेंट या गाड़ी के ऊपर फोर्स जो है वो नहीं लगा कुछ भी। ओके सर। अब सुनो, अगर ये गाड़ी, इफ दिस कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ये चीज मैं थोड़ा जंप करके आपको बता रहा हूं कि जब तक कार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है, तो कार जो है वो मूव नहीं करेगी या कार की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। अगर ये कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब मूव करेगी? जब कार के ऊपर जो ड्रैग और जो फ्रिक्शन है, इन दोनों, ये दोनों जो है दे बोथ विल बी इक्वल टू द ड्राइविंग फोर्स। अगर ये दोनों ड्राइविंग फोर्स के इक्वल हो गए देन कार विल नॉट मूव एट ऑल और कार वेलोसिटी विल रिमेन सेम, कार एक्सेलरेट नहीं करेगी, है ना। सो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि if you want something to change its nature means to change its velocity, then there has to be a force applied on it. force कौन सा बेटा? एक resultant force होना चाहिए। resultant force means एक unbalanced force होना चाहिए उसके ऊपर, तभी उसकी velocity जो है वो change होगी। अगर मैं यहाँ पर कार का एक ब्लॉक डायग्राम बनाऊं कि ये कार है, तो कार के ऊपर बेटा यहाँ पर ये लगा ड्रैग और कार के ऊपर ये क्या लगा? फ्रिक्शन। और इस साइड कार के इंजन ने लगाया ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो कार जो है वो 60 मीटर पर सेकंड पर जा रही है तो उसी पर ही जाती रहेगी। इट विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी। सर कौन दोनों इक्वल है? क्या चीज? सर आपने बोला ना कि ये दोनों इक्वल हो गए सर। ये दोनों ये फोर्स बेटा, ये फॉरवर्ड में ड्राइविंग फोर्स है इंजन का और बैकवर्ड में ड्रैग लग रहा है। आप एक्सीलरेटर पैर तो रखा हुआ है बट कार की वेलोसिटी जो है, कार इज नॉट एक्सीलरेटिंग। व्हाई? बिकॉज जो ड्राइविंग फोर्स है और जो ड्रैग और फ्रिक्शन है वो इक्वल हो गए हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है हाँ जी बोलो। सर ड्रैग आगे से आएगा क्योंकि विंड वगैरह के फोर्स से सर, लेकिन अगर विंड कार वाले ही डायरेक्शन में चल रही हो तो विंड का फिर पीछे से
फोर्स लगेगा ना। बेटा यहाँ पर फिर हम विंड के फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम यहाँ ड्रैग की बात कर रहे हैं। मतलब अगर एयर स्टिल है तो स्टिल एयर में व्हेन कार इज मूविंग तो कार के ऊपर एक ड्रैग लगेगा, है ना। दैट इज जो एयर है वो रेजिस्ट करेगी कार की मूवमेंट को। यस सर, स्टिल एयर में तो होगा, लेकिन जब कार के डायरेक्शन में चल रही होगी तो फिर कार पे एडिशनल फोर्स लगेगा ना विंड का। हाँ, तब विंड का एडिशनल फोर्स लगेगा, बट आप थोड़ा सा भी ऑफ ट्रैक जा रहे हैं ना। आप कौन कौन से केसेस देकर मतलब ऐसे करेंगे बेटा? फिर आप कहेंगे कार सर अगर स्लोप पर हुई तो फिर एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, है ना। कार के पीछे अगर कोई जो है पहलवान धक्का मार रहा है तो उसका मस्कुलर फोर्स लगेगा। तो हम एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे अभी हम कार के फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना सर ये सब आप बोट एक में होता एडिशनल है ना। फोर्स की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पर ड्रैग का और विंड फोर्स का कोई रिलेशन नहीं है आपस में। अगर विंड जो है मूव कर रही है कार की डायरेक्शन में तो फिर ड्रैग जो है वो वहीं पर रहेगा। आपका यहाँ एडिशनल जो है ये एक विंड फोर्स आ जाएगा, ये एक विंड फोर्स एडिशनली आ जाएगा। ड्रैग इज नॉट गोइंग टू चेंज, ड्रैग इज स्टिल द फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर वहां प्रेजेंट है, दैट्स इटसेल्फ इज कॉजिंग द फ्रिक्शन टू बी देयर। फिर विंड अगर मूव कर रही है तो वो एक एडिशनल फोर्स है वो, है ना। फिर यहाँ पर आपका पीछे से कोई धक्का मार रहा ओके सर। है ना, तो ये एक एडिशनल फिर मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। सर आई हैव अ डाउट। हाँ जी, सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो हो सकता है क्योंकि वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स पे ऐसे नॉर्मली कर रहा होता है एक्ट। हाँ सर बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गाड़ी रुकेगी कैसे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट कॉजिंग फोर्स ना, इट्स इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। ओके सर। अब देखो यहाँ पर एक और फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये डाउनवर्ड। दिस फोर्स इज वेट, है ना। अगर मैं बात करूं इस ब्लॉक की तो इस ब्लॉक के ऊपर लेटरल मूवमेंट नहीं होगी। क्यों? लेटरल मूवमेंट मींस लेफ्ट और राइट वाली मूवमेंट तो नहीं होगी क्योंकि इक्वल फोर्स है। व्हाट अबाउट अप एंड डाउन मूवमेंट? अप एंड डाउन में तो आपने बोला सर नीचे की तरफ बस एक फोर्स लग रहा है, वेट। सर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है। नॉर्मल, इम्प्रेसिव त्रिनब। त्रिनब इज सेइंग कि सर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज अ नॉर्मल फोर्स। इसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, है ना। दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अच्छे से, बट यहाँ पर एक फोर्स कार के ऊपर और लग रहा है, दिस इज योर नॉर्मल फोर्स। सही किस कारण लग रहा है? बॉयंसी। नहीं, हाँ बोयंसी एयर की वजह से जो बोयंसी है वो भी होगी, है ना, बट वो कंसिडर नहीं करेंगे अभी हम। जो नॉर्मल फोर्स है दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द कार। कार जो है अपना वेट की वजह से अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रही है, तो अर्थ जो है वो कार के ऊपर एक फोर्स लगाएगी, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। Sir, is this related to every force has its equal and opposite reaction? नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। सर बट अगर इफ एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन सर, तो फिर गाड़ी चलनी ही नहीं चाहिए ना सर, क्योंकि हम ज्यादा फोर्स लगा के गाड़ी को चला रहे हैं। अगर इक्वल रिएक्शन होता तो गाड़ी चलती ही नहीं कभी। ना ना, हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। बट न्यूटन लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में हम देखेंगे क्या हो रहा है ना। Each and every action is equal and opposite reaction, उसी की वजह से गाड़ी चल रही है बेटा। यस सर। देखेंगे देखेंगे, थर्ड लॉ आएगा तब हम बात करेंगे, ठीक है। ये ड्रैग है बेटा। ड्रैग का मतलब क्या होता है? आपने अगर देखो कहीं से छलांग मारी, है ना, कहीं से मतलब एफिल टावर से आपने छलांग मारी, तो एफिल टावर से जब आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड, है ना। एफिल टावर तो छोटा है, आई से कि पैराशूट पहन के आपने जो है एरोप्लेन से जो है वो छलांग मारी है, ठीक है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड से फिर उसके बाद 19.6 मीटर पर सेकेंड से आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। बट
then it will start increasing slowly, and at one point somewhere around 200 meter per second your velocity will become constant. आपकी velocity constant क्यों बन जाएगी? क्योंकि जब आप किसी fluid में move करते हैं, that fluid is water or air, जब आप fluid में move करते हैं तो air जो fluid है वो एक drag, एक resistance offer करता है. जैसे जैसे आपकी velocity increase कर रही है, वो जो drag है, वो drag जो है वो increase करना शुरू कर देता है. जब वो ड्रैग फोर्स, और आप नीचे क्यों कर रहे थे? क्योंकि अर्थ जो है वो आपको पुल कर रही थी. जब ये अर्थ का पुलिंग फोर्स और ड्रैग फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो आपकी वेलोसिटी जो है फिर वो फिक्स हो जाती है, फिर आप और ज्यादा इंक्रीज नहीं होती है आपकी वेलोसिटी. ठीक है. सो दिस वाज रिलेटेड टू योर एयर ड्रैग. एयर ड्रैग या फिर जो फ्लूइड ड्रैग है, दैट इज एज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी. जितनी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा ड्रैग होगा. ठीक है. ओके. सो 17वीं सेंचुरी में दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट न्यूटन है ना. न्यूटन के आने से पहले मोशन से रिलेटेड क्या कन्वेंशंस थे? वो कन्वेंशंस जो है मोस्टली एरिस्टोटल ने दिए थे. ही वाज अ वेरी बिग रिनोन्ड स्कॉलर. सो अमंग द मोशंस व्हिच ही हैड गिवन, ठीक है, दोस वाज दैट एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ नेचुरल स्टेट. नेचुरल स्टेट मीन्स कि ऑब्जेक्ट जो है या तो वो नेचुरल स्टेट में मूव कर रहा है या वो रुका हुआ है. दैट्स द नेचुरल स्टेट. ठीक है. इन नेचुरल स्टेट जो अर्थ के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो अर्थ से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, वो सब जो है वो अर्थ की तरफ खींचते हैं. दे आर पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ. ठीक है. ही सेड हैवियर ऑब्जेक्ट्स दे फॉल फास्टर. जो ज्यादा हैवी है वो ज्यादा फास्ट फॉल करेगा. एंड दस स्टोन जो है वो फेदर से, पंख से ज्यादा जल्दी जमीन पर पहुंचता है ना. ये ऑब्जर्वेशंस भी थी और उन ऑब्जर्वेशंस के बेस्ड पर बस ही हैड गिवन डाउन द आइडियाज. देखने में सही भी लग रही थी. एंड दे स्टूड देयर फॉर 1600 years before Newton's questioned this findings, है ना. Then Aristotle, he said that pushing or pulling an object causes motion. न्यूटन ने क्या, उसने क्या कहा, एरिस्टोटल क्या कहता था कि भाई आप किसी को पुश करोगे या पुल करोगे तो उससे मोशन होगा. जैसे ही आप पुश या पुल जो है वो बंद कर दोगे तो ऑब्जेक्ट अपने नेचुरल स्टेट पर आ जाएगा. मतलब जैसे एक कार है वो खड़ी है, उसका नेचुरल स्टेट है टू बी एट रेस्ट. आप पुश कर रहे हैं तो वो मूव करती रहेगी. जैसे ही आपने पुश करना बंद कर दिया वो अपने नेचुरल स्टेट पर आ जाएगी, दैट इज टू स्टॉप, टू बी एट रेस्ट. एक बॉल जो है वो नेचुरल स्टेट है उसकी रेस्ट की. किक मारी तो बॉल जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपने फोर्स लगाया. और लेकिन जब आपने फोर्स का इफेक्ट खत्म होगा तो वो अपने आप नेचुरल स्टेट पे आ जाएगी, है ना. ये एरिस्टोटल के कन्वेंशन से. और दिस वर क्वेश्चन्ड बाय न्यूटन. न्यूटन ने पूरी एवरीथिंग जो है उसने उल्टी पुल्टी कर दी, सारी चीजें उल्टी पुल्टी कर दी, है ना. देख लेते हैं उसने उल्टी पुल्टी में क्या किया. पहला तो ये वाला जो चीज है, हेवियर ऑब्जेक्ट्स आर मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, है ना. दिस इज रॉन्ग. ठीक है. ये गैलीलियो ने प्रूव किया था. ठीक है. ऑन लीनिंग टावर ऑफ पीसा ही हैज थ्रोन अ स्टेनलेस स्टील की उसने बॉल्स थ्रो की थी. वन वाज 10 kg, वन वाज 1 kg, एंड बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड एट सेम टाइम. तो ये कन्वेंशन की हैवियर ऑब्जेक्ट ज्यादा फास्ट फॉल करेगा, दैट वाज रॉन्ग. ठीक है. एंड देन न्यूटन गिव 3 लॉज. हाँ जी बोलो बेटा. लेकिन अगर हम क्या कहते हैं, थोड़ा दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मेजर वेट डिफरेंस होगा तो उसकी बात करेक्ट है. अगर हम लीफ फेंकेंगे और कोई स्टोन फेंकेंगे या पेपर फेंकेंगे और जैसे कोई पेंसिल फेंक देंगे तो सर इसमें से तो हैवी ऑब्जेक्ट ही गिरेगा ना पहले. नहीं बेटा, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इसलिए नहीं आ रहा कि अर्थ का फोर्स अलग अलग लग रहा है. वो डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि एयर ड्रैग अलग अलग है. आप समझिए इस चीज को. यस सर. अगर मैंने एक स्टेनलेस स्टील की बॉल बनाई और मैंने एक पेपर की बॉल बनाई सेम साइज की, बोथ विल रीच
to the bottom at the same time. सर क्योंकि यस सर अगर हेवियर ऑब्जेक्ट अगर बहुत ज्यादा वेट डिफरेंस का देखे तो बड़ा होगा, वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेगा तो ज्यादा एयर रेजिस्टेंस होगी, यस सर। इसलिए सर सर इसलिए जब हम अगर खुले सेम पेपर साइज को के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हैं, हाँ जी सर फिर सेम सेम थिंग आई एम साइज सेइंग, लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट सेम साइज एंड सेम शेप के हैं, then irrespective of their mass they will reach the earth at the same time, है ना। इसको डिटेल में हम करेंगे जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर करेंगे। सर इसलिए जब हम मोशन में पेपर हमें को पूरा खुला फेंकते हैं तब वो ज्यादा टाइम लेता है, और जब हम रोल करके फेंकते हैं तो फिर वो कम। हाँ जी ठीक है। सर ऐसा तो कुछ है कि ऋषित बेटा वो जो, हाँ जी अयान बोलो। सर ऐसा कुछ है कि सर जिसका ज्यादा मास होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी और ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा, तो सर वी कैन से दैट स्टोन, सर उसने सही बोला उसके हिसाब से, तो क्योंकि स्टोन नहीं का ऐसा नहीं है, ना 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 ना, ज्यादा मास ज्यादा वेलोसिटी ज्यादा ड्रैग ऐसा नहीं है, ठीक है। बेसिकली अगर है ना, यूएसए में दे हैव कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट वेयर बाय दे हैव टेकन अ वैक्यूम चैम्बर ये एक वैक्यूम चैम्बर दे हैव क्रिएटेड, आई विल सी अ वीडियो ऑन यूट्यूब इज देयर। उस वैक्यूम चैम्बर में दे हैव थ्रोन अ 10 kg स्टील बॉल एंड अ फेदर, सर 10 kg steel ball and a feather, and both of them reach the bottom at same time. सर ठीक है, मेधांश 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 यस सर। मेधांश। तो बेटा दिस इज इरिटेटिंग ना, व्हेन सर इज सेइंग समथिंग, है ना, आई एम टेलिंग यू दिस nth टाइम, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट एंड देन यू कम आउट ऑन दैट। आप मेरा पॉइंट तो सुन ही नहीं रहे हैं, यू आर मोर ईगर टू कन्वे योर पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। सो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग एंड देन यू come out on that, है ना। and if you raise your hand I always give you a chance to speak. so USA में they conducted this experiment, है ना। तो steel ball और feather को they have dropped it at the same time and they both reach at the same time in the bottom, है ना। और ये vacuum chamber था तो there was no air drag was there, and in absence of air drag, ठीक है, जो feather था, otherwise feather takes more time because उसके ऊपर air drag ज्यादा लग रहा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टील बॉल के ऊपर ज्यादा एयर ड्रैग लगता है, नहीं, है ना। फेदर जो है उसके उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसके ऊपर ज्यादा एयर ड्रैग लग रहा है, इसलिए वो जो है दैट कीप्स ऑन दैट फ्लोट्स इन द एयर एंड रीचेस लेट, बट इन वैक्यूम बोथ ऑफ देम रीचेस एट द सेम टाइम। सर मैंने ये एक्सपेरिमेंट देखा है सर, उसमें दोनों ही 10-15 मिनट के बाद में गिरते हैं। हाँ 10-15 मिनट भाई, नहीं इतनी ऊंची कोई बिल्डिंग ही नहीं है कि 10-15 मिनट तक वो फ्लोट करें, मुश्किल से 10-15 सेकंड आप बोल सकते हैं, है ना। आपने वीडियो देखी है तो शेयर करना ग्रुप पर। हाँ जी रियान आप बोलो। यस सर। सर अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनका सेम एरिया है, मतलब सर मतलब दोनों के सेम विड्थ और हाइट वगैरह है, तो सर अगर वेट का डिफरेंस है सर तब भी वो सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। दोबारा बोलो, अगर दो ऑब्जेक्ट लिए जिनका सेम सर एरिया है, मतलब कि हाँ लाइक सर तो, और अगर वेट डिफरेंस ज्यादा है सर तब भी वो एक एक टाइम पे नीचे आएंगे। अगर वैक्यूम चैम्बर में आप थ्रो कर रहे हैं, वैक्यूम चैम्बर में आपने ये एक पिन थ्रो की और वैक्यूम चैम्बर में आपने ये एक पेपर थ्रो किया बड़ा सा, दे विल रीच एट द सेम टाइम वैक्यूम चैम्बर में, ठीक है। बट अगर आप वैक्यूम में नहीं है तो फिर यहाँ पर अगर आप एक पिन थ्रो कर रहे हैं और एक बड़ा सा पेपर थ्रो कर रहे हैं तो पेपर के ऊपर एयर ड्रैग जो है वो काफी ज्यादा लगेगा, पिन के ऊपर कम लग रहा है। पिन विल रीच फर्स्ट, पेपर विल रीच, मे नॉट रीच ओनली, वो हवा में ही पता चला फ्लोट कर रहा है। ओके सर, ओके सर। हाँ जी मिदांश। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर अगर हम एक फ्रिज थ्रो करें, मतलब वैक्यूम में नहीं, नॉर्मल अर्थ में, तो और एक पेपर का शेल, फ्रिज के सरफेस एरिया के पेपर का शेल थ्रो करें तो सेम पॉइंट उस पे ही पहुंचेंगे ना टाइम पे, सेम टाइम पर अगर फ्रिज सरफेस एरिया और सेम है। पेपर का शेप सेम है यस सर मैं ना, वही बोल रहा और हूँ। साइज सेम है। यस सर। तो सर सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है कि कौन जल्दी पहुंचेगा। नॉट सरफेस एरिया बट द शेप। ओके सर। सर लास्ट एग्जांपल में आपने पेपर वाला जो आपने बताया था कि पेपर का सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पे ड्रैग ज्यादा लगेगा और हो सकता है कि वो फ्लोट ही करता रह जाए।
तो सर अगर हम सेम सरफेस एरिया की मेटल शीट फेंकेंगे तो वो भी फ्लोट करती रहेगी। फ्लोट का मतलब है कि अगर आप फ्लोट तो नहीं करेगी, इट विल कम डाउन, है ना, पेपर विल कम डाउन एट सम पॉइंट। लेकिन Yes, सेम sir. गोज विद द मेटल शीट। अगर मेटल शीट आपने बहुत बड़ी ले ली तो उसके ऊपर ड्रैग ज्यादा लगेगा, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू कम टू द सरफेस, है ना। ऐसा नहीं है कि मेटल बहुत हैवी है तो, है ना, देयर इज सम बुoyancy आल्सो व्हिच इज बीइंग प्लेइंग अ रोल। अगर आप हॉट एयर बैलून की बात करेंगे तो वो बुoyancy की वजह से ऊपर जा रहा है, बट ये हॉट एयर बैलून का वेट जो है दैट मे बी समवेयर अराउंड 1000 kg भी हो सकता है उसका वेट, बट वो ऊपर जा रहा है बिकॉज ऑफ buoyant फोर्स। सर बुoyancy क्या है? अब वो हम बाद में ना, हम थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन में आएगा, और ग्रेविटेशन में इसको हम अच्छे से दिल खोल के पढ़ाई करेंगे, समझेंगे इसको कि वाई ऐसा क्यों है कि एक हाथी और एक चूहा दोनों जो है सेम टाइम पर सेम स्पीड पर फॉल कर रहे हैं अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो पहले इस पे आ जाते हैं, है ना। एरिस्टोटल ने जो बोला, तो एरिस्टोटल सेड कि पुशिंग और पुलिंग एन ऑब्जेक्ट कॉजेज अननेचुरल मोशन। ठीक है, तो एंड ही सेड दैट इट्स, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है अगर फोर्स नहीं लगेगा तो ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसको जो है न्यूटन ने जो है ही अपोज दिस। पहले अपोज जो किया उसने गैलीलियो ने किया, बट गैलीलियो ने अपना जो फाइंडिंग्स थी उसको जो है बहुत डॉक्यूमेंट नहीं किया, प्लस गैलीलियो ने उसको एक प्रॉपर लॉ के फॉर्म में जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया। बट गैलीलियो वाज द फर्स्ट वन हु अपोज्ड एरिस्टोटल फाइंडिंग्स, एंड Newton was the first one who came out with his 3 laws clarifying the motion. आप समझें, मैं 17th सेंचुरी की अगर बात करूं तो तब जो है दुनिया में, मतलब देखो चीजें हो रही हैं बट दे आर नॉट अवेयर, लॉजिक उनको नहीं पता चल रहा है किसी भी चीज का कि ऐसा क्यों है कि अर्थ जो है वो घूमती जा रही है सन के राउंड। दे कुड मेक आउट कि हाँ जी सन इज द सेंटर, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड, बट कौन है जो अर्थ को मूव कर रहा है ना। तो जो आपका चर्च था, चर्च सेड कि इट्स अ गॉड्स हैंड, गॉड्स हैंड है जो उसको अर्थ को धक्का मार रहा है। अरे अगर अर्थ को धक्का गॉड्स हैंड मार रहा है तो मून को कौन मार रहा है धक्का? व्हाट अबाउट अदर प्लैनेट्स? or why God needs to be busy in doing such things? Things are not clarified. It was the Newton जिसने जो है अर्थ और हेवन को जो है वो एक ही लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले क्या था भाई, एवरीथिंग है ना, जो जुपिटर है, सन है, these are all are heavenly bodies। तो न्यूटन जो है he gave a law which guided, which said कि हेवनली बॉडीज या अर्थ पे जो बॉडीज हैं वो इन लॉ को फॉलो करते हुए मूव करेंगी, है ना। दे विल फॉलो दिस लॉ व्हेन दे आर मूविंग, एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग। ठीक है, हिज फाइंडिंग्स वर, यू नो, पीपल समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज हु इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, न्यूटन और आइंस्टाइन। ठीक है, but if you ask scientific community they will always say it was the Newton who was the greatest scientist। ठीक है, so let's see, है ना, these are few things he gave, मतलब he was the one who proposed that two bodies having some mass, ठीक है, they will attract each other with a force which is called as gravitational force, है ना। ये आपने क्लास 8th में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। यस सर। कोई भी दो बॉडी जिनका कुछ मास है, लेट्स से 10 kg and this is 100 kg, they will attract each other, you know, and this finding Newton's made out। कैसे किया उसने फाइंड? अर्थ पे सोचो ना, आपके पास सिनेरियोज हैं, मैं आपको बोलूं कि यू फाइंड आउट कि क्या दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, you can't find out भाई। you need a genius mind, that what he was having, and he made out a formula out of it। आप समझिए भाई, आप ऐसा थोड़ी ना कि 10 kg और 100 kg के बॉल को आपस में लेकर बैठ गए फिर उनका मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। दे आर नॉट मूविंग एट ऑल। व्हाई दे आर नॉट मूविंग? क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में जो है अर्थ का जो फोर्स है दैट इज सो स्ट्रॉन्ग कि इनका फोर्स जो है ये नेग्लिजिबल है। दिस फोर्स इज नेग्लिजिबल। सो प्रैक्टिकली आप चीजों को जब ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, स्टिल
you are able to make out कि हाँ gravitational force is there and that force is G mm upon r square and this G is gravitational constant and he gave the value of that gravitational constant. That was a big thing. ठीक है? So we are just devoting our few days to make out what this great scientist has achieved from the scratch. उसने ये तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसने तो स्क्रैच से चीजें बनाई थी, लिखी उसने, है ना? तो क्या लिखा उसने? लेट्स डिकोड दैट थिंग. सर आई हैव अ क्वेश्चन सर. हाँ जी सर कभी कभार सर ये स्क्रू ड्राइवर से हम जब भी कुछ स्क्रू खोलने की कोशिश करते हैं सर तो वो चिपक जाता है स्क्रू, तो वो सर मैग्नेटिज्म है कि ग्रेविटेशन है? मैग्नेटिज्म. और सर मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन मतलब सेम काइंड के हैं? Okay, gravitation is one of the weakest force. Gravitation is one of the weakest force, है ना? जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स जो है ना, दोज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. अगर आप एक स्क्रू ड्राइवर और एक स्क्रू को स्पेस में रखेंगे 1 मीटर अपार्ट, तो बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स दे विल मीट ईच अदर मे बी इन maybe let's say 1 year. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक. हम एक्चुअली गलत जा रहे हैं, फिर मैं बता देता हूँ. अगर आपने एक स्क्रू लिया और एक स्क्रू ड्राइवर लिया, इनका मास जो है वो काफी कम है और जो फोर्स होगा दैट इज G mm upon r square. यहाँ पर जब आप वैल्यूज डालेंगे दिस फोर्स विल कम आउट एज 0.00000001 न्यूटन. तो आप ये देखेंगे फोर्स जो है ये बहुत वीक है. इस फोर्स से जो एक्सेलरेशन होगा वो भी बहुत माइन्यूट होगा एंड दे विल मीट ईच अदर आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. सर ठीक है? सो स्क्रू ड्राइवर एंड स्क्रू इज हैविंग दैट मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज एक्टिंग देयर. हाँ जी सर एक्चुअली आई डोंट थिंक आपने अभी इससे पहले सिनारियो दिया था वो गलत था. अज्यूमिंग कि अगर हम किसी भी हेवनली बॉडी की ग्रेविटी की इन्फ्लुएंस हटा दे तो स्पेस में कहीं पे ये दोनों मतलब अट्रैक्ट करेंगे अपने आप को. हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. सर वो इतना भी ग्रेविटेशनल गलत नहीं था आपने. फोर्स, सुनो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज एसोसिएटेड विद हेवनली बॉडीज. ये गलत मिसकंसेप्शन है बेटा. ग्रेविटेशनल फोर्स इज पोजेस्ड बाय एवरीवन व्हिच हैज गॉट मास. एक चींटी है उसका भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है. You and me also have got a gravitational force. Only thing is my mass is let's say 100 kg. So my gravitational force is very very less. Earth का mass कितना है? Earth mass is 5, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. ठीक है? इतना मास है अर्थ का. अब अर्थ के मुकाबले में मेरा कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? नहीं, बहुत कम होगा. ये बहुत वीक फोर्स है. बहुत सारा मास होने के बाद ये थोड़ा सा सिग्निफिकेंट बनता है. ठीक है? ये फोर्स किस वजह से? मास की वजह से है. मेरा मास इतना कम है कि ये जो फोर्स है ये काफी इनसिग्निफिकेंट है और अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तो ये काफी सिग्निफिकेंट है. ठीक है? बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज बाय ऑल, एवरीवन, है ना. इट्स नॉट लिमिटेड टू द हेवनली बॉडीज. तो एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. तो सर अगर किसी का मास अर्थ से ज्यादा हो तो वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, मतलब अर्थ उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होगा. आप लोग छोड़ोगे नहीं पीछे, है ना. मैं बता देता हूँ अब आपको. यही तो फिर ब्लैक होल पंगे ले रहे हो. हाँ जी रिशिद. सर ब्लैक होल भी तो फिर यही करता है ना, उसका ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो वो तभी वो सब करता है. तभी लाइट कांट एस्केप इट. ठीक है? सुनो. ठीक है? अब ये क्वेश्चन किसने पूछा था भाई? अयान, आपने पूछा था. यस सर. ठीक है? अब ये अयान है. ठीक है? और ये अर्थ है. ठीक है? अगर स्पेस में अयान खड़ा है और ये अर्थ है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से पुल करेंगे. बोथ विल पुल ईच अदर विद सेम फोर्स. ठीक है?
that force will be given by gmm upon r square, जहां पर ये जो gm by r square है इसकी वैल्यू 9.8 है, ठीक है. So this force is coming as mass of mine is 100 kg into 9.8. This force is coming as 980 Newton. अगर मैं अर्थ से के क्लोज हूं, है ना, क्लोज मींस आई एम एट लेट्स से डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर और 1000 मीटर की डिस्टेंस पे मैं हूं, ठीक है. सो आई विल बी पुल्ड बाय द अर्थ विद अ फोर्स ऑफ 980 न्यूटन. मैं भी अर्थ को पुल करूंगा विद सेम फोर्स ऑफ 980 न्यूटन, ठीक है. अब सोचें इस चीज को, एक हाथी है, ठीक है. अब ये हाथी जो है, दिस इज पुलिंग अ माउस विद अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. माउस इज पुलिंग द हाथी एलिफेंट विद फोर्स ऑफ 100 न्यूटन. एलिफेंट को तो कुछ भी नहीं होने वाला ना भाई. आपने एक ट्रक को धक्का मारा, ठीक है, और एक आपने चूहे को धक्का मारा, तो इफेक्ट किस पे ज्यादा आएगा? चूहे पे ज्यादा आएगा ना. तो ऐसे ही जब मैं एफिल टावर से मैंने छलांग मारी, है ना, जब मैंने एफिल टावर से छलांग मारी तो मैं अर्थ पे गिरा नहीं, नहीं 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 नहीं. जब मैंने एफिल टावर से छलांग मारी बेटा, तो मैं स्पेस में हूं. फिर आई एम इन स्पेस. माई बॉडी इज पुलिंग अर्थ विद द फोर्स, अर्थ इज पुलिंग मी विद द फोर्स, ठीक है. दैट फोर्स ऑफ 980 Newton was sufficient to accelerate me by 9.81 meter per second square. And that force which I have applied on earth, उसकी वजह से अर्थ भी मूव करेगी, बट कितना मूव करेगी? 0.00000000000, है ना, खूब सारे जीरोज, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना कि स्लो कि यू कैन नॉट इवन मेजर इट, है ना. एक एटम में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के साइज से भी कम, बट अर्थ विल मूव, डेफिनेटली इट विल मूव बिकॉज ऑफ माय मास which was applying a force on the earth, है ना. ओनली थिंग इज, अगर मेरा मास जो है वो 100 kg की जगह पर कुछ बिलियन ट्रिलियन kg होता, है ना, तो अर्थ की मूवमेंट जो है वो, जो ये जो फोर्स है, ये फोर्स भी, दिस फोर्स वुड हैव बीन समवेयर 9.8 बिलियन न्यूटन. फिर क्या होता कि अर्थ मूव करती और मैं भी मूव करता, हम यहां पर मिलते दोनों, ठीक है. सो व्हेन आई स्टूड आउटसाइड द एफिल टावर, जैसे ही मैं एफिल टावर के बाहर स्टेप किया, नाउ माय मास इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अर्थ and earth's mass is applying a force on me. That force is same. That force is same. F is g mm upon r square. दोनों ही एक दूसरे को exactly same force से pull कर रहे हैं. But that force was not sufficient to move earth even by a negligible distance, है ना. वो बहुत छोटा फोर्स था कि अर्थ मूव ही नहीं कर रही है. And I am moving very fast. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर जैसे जुपिटर का मास तो अर्थ से भी बहुत ज्यादा होगा, तो हाँ. सर अगर वो अर्थ के थोड़ा क्लोज आ गया तो फिर वो कोलाइड कर जाएंगे. अगर क्लोज आ गए दोनों तो पक्का करेंगे कोलाइड. तो सर जितना वो ऑर्बिट में चलते चलते एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो क्लोज इनफ नहीं होता. दैट्स इन मिलियंस ऑफ किलोमीटर बेटा. क्लोज इनफ कैसे हो गया? ठीक है, मैं आपको बताऊं. अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे, ये आपका सन है, यहाँ पर ये आपका अर्थ है, और ये आपका जुपिटर है ना. दे आर वेरी वेरी फार अवे. और सर जो अर्थ के पास है, व्हाट्स हैपनिंग इज कि दिस इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन. जैसे अर्थ के पास मून है, मून और अर्थ आपस में कोलाइड क्यों नहीं करते हैं, है ना. दैट्स अ बिग क्वेश्चन. तो अगर आप ये अर्थ देखेंगे, ये मून है बेटा, ठीक है. सो अगर मान लो अर्थ की ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मून ये यहाँ पर ऐसे जा रहा था,
मून वाज मूविंग लिटरली लाइक दिस, बट क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता है तो मून जो है क्या होगा, मून विल बी पुल्ड टुवर्ड्स द अर्थ. Why? Because of gravitational force, and moon will land up here. Moon wants to go here, but gravitational force pulls it back here. तो मून जो एक्चुअली जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है वो अर्थ की तरफ गिर रहा है वो, बट क्योंकि उसकी लेटरल मूवमेंट भी थी तो वो अर्थ के अराउंड जो इट्स एंडिंग अप मेकिंग अ ऑर्बिट. सर तो ये रीजन है कि वो कोलाइड नहीं करता. हाँ जी. अगर मून की जो सर है ये लेटरल स्पीड मान लो, अगर ये लेटरल स्पीड ये कम कर दिया आपने तो मून कोलाइड कर जाएगा, है ना. अगर आपने मून को मान लो मैजिकली जो है 1 मिनट के लिए आपने रोक दिया मून को, जैसे ही आप मून को फिर रोक दोगे तो फिर मून जो है विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ. इन टर्न अर्थ विल आल्सो मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द मून. सर अगर कोलाइड करते हैं तो अर्थ पूरी तो डैमेज नहीं होगी ना? ये तो यूजलेस क्वेश्चन हो गया बेटा. सर आई हैव अ क्वेश्चन. क्वेश्चन हुआ बताओ. मून और अर्थ कोलाइड करेंगे तो अर्थ विल गेट डैमेज ना, सफिशिएंट इनफ कि आपका जो लाइफ है वो पूरी खत्म हो जाए. अगर 1 kg का मेट्रॉइड फॉल करता है तो वो भी सिग्निफिकेंट डैमेज कर सकता है. 10 kg मतलब 10 किलोमीटर विड्थ का जो मेट्रॉइड है वो पूरी अर्थ को खत्म कर देगा. और मून दैट इज 1/4 द साइज ऑफ अर्थ. अगर मून कोलाइड किया या फॉल किया, अर्थ इज फिनिश्ड. सर क्योंकि काफी तेजी से फॉल करता है. हाँ जी, थोड़ा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रखो. सर ये ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ अर्थ क्या होगा? ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ ग्रेविटेशन सर. स्फीयर ऑफ ग्रेविटेशन बेसिकली इन्फ्लुएंस है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है Gmm/r². r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना. तो डिस्टेंस जो है अगर वो 10 टाइम्स हो गया तो फोर्स जो है वो 1/100 हो जाएगा. यहाँ पर अगर एक दूसरे को ये जो फोर्स लगा रहे हैं, इफ दैट फोर्स इज लेट्स से 10 न्यूटन, और ये डिस्टेंस आपने अगर 10 टाइम्स कर दिया, इफ यू मेड दिस डिस्टेंस 10 टाइम्स, तो ये फोर्स 1/10 नहीं होगा, ये फोर्स जो है वो 1/100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत फास्ट वे में रिड्यूस करता है. ठीक है, करेंगे ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में करेंगे. थोड़े क्वेश्चन होल्ड कर लो भाई, इसके बाद अगला चैप्टर वही है. सर वो मतलब आप एक स्टेटमेंट क्लैरिफाई करनी थी. सर मतलब ये हो गया ना, टू सम अप distance is inversely proportional to the gravitational force. Distance is inversely proportional. नहीं, gravitational force is inversely proportional to the square of distances. Okay, yes, this is square. Okay. R radius नहीं है, distance between the center है. ठीक है ना. अभी क्वेश्चन है, अभी पॉपअप हो रहे हैं तो पूछ लो, है ना. लेट्स, अभी टाइम दिया है तो दे देते हैं इसको टाइम. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर, जैसे मैंने बोला था कि अगर अगर आपने बोला था एफिल टावर से कूदे तो सर अगर एक बंदा नहीं तो अगर 1 मिलियन लोग अगर एक साथ कहीं से जंप करे तो कुछ तो इफेक्ट क्या होगा. अर्थ को मूव कर सकते हैं, है ना. यस सर. तो 1 मिलियन की वही पूरी अर्थ की पॉपुलेशन. ठीक है. यस सर. अगर पूरी अर्थ की पॉपुलेशन को यहाँ ले गए आप बेटा, ठीक है. अब ये आप समझे, ये जो है दिस इज 10⁻24 kg, और अर्थ की पॉपुलेशन कितनी है? 10 बिलियन. 7 बिलियन. अरे 10 मान लेते हैं. दिस इज 10⁻10. ठीक है, और उनका मास कितना होगा? 100 kg. सो दिस इज 10⁻12. आप समझो इस चीज को. अभी भी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस कितना है? दिस डिफरेंस इज 1 बिलियन टाइम, 1 ट्रिलियन टाइम. ये डिफरेंस क्या है कि एक चींटी और एक हाथी के बीच में जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, तो हाथी का कुछ होना है? कुछ भी नहीं होगा.
सर अगर वेट बढ़ जाएगा उनका तब तो ज्यादा ही बढ़ जाएगा तब सर हो सकता है ना। हाँ तब हो सकता है। सर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अर्थ विल ऑल्सो मूव। आप अर्थ, सर अगर हम हाँ और भी बड़ी बिल्डिंग ले लें सर, जैसे बुर्ज खलीफा ले लें सर, हाँ, तो क्या करना चाह रहे हो बुर्ज खलीफा से? उस पे से इतनी पॉपुलेशन अगर गिरेगी तो अर्थ का शेप चेंज हो सकता है। नहीं बेटा, हाइट इंक्रीज करके क्या होगा फिर सर? हाँ हाइट इंक्रीज करके क्या होगा? हाइट इंक्रीज करने से तो कुछ भी नहीं उसे है। तो कम हो रहा है उल्टा ग्रेविटेशनल फोर्स, डिस्टेंस इंक्रीज हाँ हो रही है। मेन है आप नंबर ऑफ पीपल इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, स्टिल एंड सर अर्थ के मास के कंपैरेटिवली नथिंग इज देयर। हाँ जी। सर अगर दोनों का वो जो वेट है वो सेम हो गया तो 10⁻24। हाँ तो फिर दोनों यहाँ पर मिलेंगे। भाई आप अर्थ को अलग से ऐसे क्यों मानते हो? आप ये मानो ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 10⁻24 और ये एक मास है। अब ये इसका मास जो है ये 10⁻24 है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे? ये यहाँ पर मिलेंगे। जितना जो है ये लोग जो है पीपल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, उतना ही अर्थ विल मूव इन दिस डायरेक्शन। सर तो अगर ऐसा हो जाता है तो अर्थ का ऑर्बिट में थोड़ा सा मतलब चेंज आएगा ना? हाँ बिल्कुल आएगा। अर्थ की मूवमेंट जो है ऑर्बिटल के अलावा कहीं किसी और डायरेक्शन में हो रही है तो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है उसमें चेंज आ जाएगा, ऑर्बिट में चेंज आ जाएगा। ठीक है। यस सर। So you have the power to move Earth. Only thing is that movement is insignificant. तो सर इसका मतलब कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी के ऑर्बिट में तभी आ सकती है अगर उसका जो रेजिस्टेंट फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स को रेजिस्ट कर रहा है, वो उसका इक्वल है। जैसे ये लीनियर मोशन, जैसे आपने बताया था कि वो मून आगे जा रहा है लेकिन वो पुल भी हो रहा है इसलिए वो ऑर्बिट में आ रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा इसमें? वही कहना चाह रहा हूँ कि वो पुल, जो लीनियर मोशन जो आपने बताया आगे जा रहा है, वो तो रेजिस्टेंट फोर्स की तरह हम उसको डिनोट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ रेजिस्टेंस तो फोर्स तो फिर नहीं वो बोलेंगे। इट इज अब सेम, देखो जैसे आपका ये मान लो ये सन है ना, और ये अर्थ है। अब क्या है कि सन का मास जो है अर्थ के मास से, है ना, इट्स मेनी टाइम्स मोर। तो ऑफ कोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ का, वो सन, दोनों एक दूसरे पर सेम लगा रहे हैं, बट जो मूवमेंट है वो अर्थ की ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो अगर अर्थ का आप रोटेट रेवोल्यूशन रोक देंगे तो स्लोली जो है अर्थ विल मूव टुवर्ड्स द सन एंड समवेयर हियर दे विल कोलाइड, क्योंकि सन की भी थोड़ी सी मूवमेंट होगी और अर्थ की ज्यादा मूवमेंट होगी, दे विल कोलाइड। दिस इज सेम एज यू जंपिंग फ्रॉम एफिल टावर, दैट मूवमेंट विल बी सेम एज अर्थ मीटिंग द सन। आप समझे इस चीज को? अर्थ जो है वो, अगर मैंने अर्थ का रेवोल्यूशन बंद कर दिया, अर्थ का रेवोल्यूशन बंद कर दिया, अब अर्थ पे ये फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से जो है अर्थ विल स्टार्ट मूविंग। जैसे हम 9.8 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे होते हैं, वैसे ही अर्थ का जो है एक्सेलरेशन विल बी देयर एंड अर्थ विल स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स द सन। बट हो क्या रहा है कि अर्थ जो है वो इधर भी मूव कर रही है, ठीक है, और साथ साथ में वो इधर मूव कर रही है, तो इट्स एंडिंग अप हियर, वो यहाँ पर एंड अप हो रही है। Then here this is trying to move here, but it's pulled towards the sun. It ends up here, you know, and then in turns it is basically doing a revolution around the sun. ठीक है? ओके सर। यस सर। सर मैं वही कह रहा था, जो आपने ये अभी फिनोमेना बताया, तो सर जो दूसरा मोशन है अर्थ का अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का उस पे लग रहा है, हाँ वो उतना उतना हो अर्थ ऑर्बिट में तभी आ पाए, तो सन का जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हो हाँ, तब उतनी इंटरेस्टिंग। एक्सटेंट पे एप्लीकेबल रहेगा ताकि वो शौर्य, अर्थ को ऑर्बिट हाँ कर जी लीजिए। शौर्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑर्बिट ही। एवरीथिंग यस इज सर। इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, है ना। यस ये सर। परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में अगर अर्थ की वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, या फिर अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स आपने चेंज कर दिया, तो चीजें सारी हिल जाएंगी, दे विल चेंज। ठीक है। अभी प्रेजेंटली थिंग्स आर इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। सर कैन आई आस्क अ डाउट? हाँ जी। सर सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है वो तो पता है सन से ही आ रहा है,
लेकिन जो अर्थ उस साइड घूम रही है जिसकी वजह से वो रेवोल्यूट हो रहा है, उससे वो वाला फोर्स कहाँ से मिला? वो वाला फोर्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, जब सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था बेटा, तो क्या था, जो गैसेस हैं दे वर ऑल मूविंग, ये ऐसे मूव कर रही थी गैसेस सारी, है ना। और फिर ये गैसेस जो है ये आपस में जो है कोलाइड होकर दे फॉर्म अ स्ट्रक्चर, बट स्टिल दे वर मूविंग। ये गैसेस जो है दे वर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर, वो अपने सेंटर के इन्फ्लुएंस में स्फेरिकली वो मूव कर रही थी, ठीक है। सेंटर पे मास ज्यादा था और गैसेस जो है वो स्फेरिकली मूव कर रही हैं। तो वो फॉर्मेशन के टाइम में ही जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ तो उसमें ही अर्थ जो है इट गॉट इट्स लेटरल वेलोसिटी and the pull by the sun and then it is falling towards this. सर कुछ 7 इसकी रिंग्स थी ना? लेटरल वेलोसिटी ज्यादा थी, वो सोलर सिस्टम से एस्केप आउट कर गए। हाँ जी बोलो। सर कुछ 7 रिंग्स थी ना जो प्लैनेट्स पे वो बन गई। सर हाँ, बेसिकली इट इज द कंसंट्रेशन, है ना, जहाँ जैसे जैसे कंसंट्रेशन होता गया तो प्लैनेट्स केप्ट ऑन फॉर्मिंग। सर ये दूसरा वाला फोर्स जैसे आपने गैसेस का मोशन बताया वो भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल सेंटर की ग्रेविटी, सॉरी गैलेक्टिक सेंटर की ग्रेविटी, सॉरी। हाँ, जो आपका जो मिल्की ब्लैक होल वे है सेंटर में, है ना, मिल्की वे के सेंटर में जो है देयर इज मोर मास इज देयर, है ना। मिल्की वे इज लाइक अ डिस्क लाइक दिस, है ना। मिल्की वे एक डिस्क की तरह, इस तरीके की डिस्क है मिल्की वे, ठीक है। अब मिल्की वे के जो सेंटर में है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टार्स आर वेरी हाई, काफी ज्यादा स्टार्स है यहाँ पर। और हमारा सन जो है वो यहाँ पर है, सोलर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो सोलर सिस्टम है इट इटसेल्फ इज मूविंग लाइक दिस, बट इट इज बीइंग पुल्ड बाय द सेंटर, सेंटर इसको पुल कर रही है। तो जो सोलर सिस्टम है दैट आल्सो इज रिवॉल्विंग अराउंड, है ना, ये ऐसे जाना चाह रहा है और ये जो सेंटर है इसको पुल कर रहा है एंड सोलर सिस्टम इज एंडिंग अप हियर। तो सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के अराउंड घूम रहा है। सर फिर यही सेम मिल्की वे गैलेक्सी का तो होगा कि वो भी मूव कर रहा है दूसरों के ग्रेविटी के पुल होकर दूसरी गैलेक्सीज का। हाँ जी। सर हम क्या इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो एक सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के ऑलमोस्ट पेरिफेरी पे ही फॉर्म हो सकता है, अनलेस स्टार का जितना यही तो सर, अनलेस स्टार का उतना मास हो कि वो उसको अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड वे में रेजिस्ट कर सके गैलेक्टिक मोशन उसके नहीं सेंटर नहीं के बेटा, जो ग्रेविटी देखो जो पास में है उनकी लेटरल स्पीड ज्यादा है, जो दूर है उनकी स्पीड कम है, यही तो सिंक्रोनाइजेशन है। अब यहाँ पर गैलेक्सी को क्यों ले रहे हो, आप सन को ही ले लो, है ना। सन के पास में मरकरी है तो मरकरी के ऊपर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मरकरी विल कोलाइड विद सन, तो मरकरी के जो लेटरल स्पीड है वो ज्यादा है, ठीक है। वीनस की लेटरल स्पीड कम है, अर्थ की और कम है, जुपिटर की और कम है। मरकरी अगर फास्ट मूव नहीं कर रहा होता तो वो सन के साथ कोलाइड हो जाता, क्यों ठीक कर रहा है। है सर तो ऐसे ही फास्ट सोलर मूव? सिस्टम है, मिल्की वे में सोलर सिस्टम फॉर्म कहीं पर भी हो सकता है। मिल्की वे इज हैविंग 100,000 solar systems are there, stars are there, है ना। each star is having its own system is there। तो ये यहाँ पर भी फॉर्म्ड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इनफैक्ट यहाँ पर भी जो स्टार्स हैं they all are having their own system is there। सर ये सिस्टम कैसे मतलब अपने आप आता है, अपने आप को, या बिग बैंग थ्योरी, अब दैट्स द बिगेस्ट मिस्ट्री। आप जितना सोच नहीं सकते उतना बड़ा हमारा, मतलब उससे भी बड़ा हमारा सोलर सिस्टम है। और सोलर सिस्टम इज लाइक अ डस्ट पार्टिकल इन अ मिल्की वे, and Milky Way is a dust particle in Virgo supercluster, and Virgo supercluster is a dust particle in the observable universe, and observable universe जैसे जैसे बिलियन मिलियन ट्रिलियन यूनिवर्स और होंगे, है ना। और सर ऊपर से डार्क एनर्जी की वजह से हाँ, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स एक्सपैंड भी कर रहा है। आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए, बट दैट्स गुड, आपके पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं। चलो डेफिनेशन तो लिख लो यार, आज कुछ तो रहेगा हमारा प्रोडक्टिविटी। नहीं, दिस वाज अ प्रोडक्टिव क्लास, है ना। एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज देयर इन द बुक्स, ठीक है। एंड जेनी ट्यूटोरियल हैज ओनली वन लाइन मोटो, दैट इज टीचिंग बियॉन्ड बुक्स। सर ये फोर्स का वो है definition।
क्या चीज? सर ये जो डेफिनेशन है। हाँ डेफिनेशन लिख लो आप, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसे। ठीक है, सो आई विल प्लान आउट समथिंग कि इस चैप्टर के बाद हम ग्रेविटेशन ही ले लें, तो फिर आपके सारे डाउट्स उस चैप्टर में फिर क्लियर हो जाएंगे। बट बहुत अमेजिंग है ना, जब ये फैक्ट सोचें, न्यूटन ने ये सारे फैक्ट्स डिस्कवर किए, मतलब ना, ही मेड द फॉर्मूला आल्सो, एंड थिंक ऑन इट, है ना, उस टाइम में हेवनली बॉडी सब उनको जो देवर लाइक यू नो दे वर ट्रीटेड एज गॉड ना, हर हेवनली बॉडी जो है एक गॉड की तरह है। एंड न्यूटन ब्रॉट देम टू द अर्थ। he said कि अर्थ के मोशन और हेवनली बॉडीज के मोशन सब सेम फॉर्मूला से, सेम प्रिंसिपल से गाइड हो रहे हैं। Anyway, what Einstein did was another amazing thing. It's not right to compare both. So noted. सर नोटेड। Okay. तो चैप्टर के एंड में हम देखेंगे ना, बात करेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने न्यूटन्स की थ्योरी को गलत कर दिया, और कैसे अब जो है क्वांटम थ्योरी जो है वो आइंस्टाइन की थ्योरी को गलत प्रूव कर रही है। चलो जी, लेट्स एंड द सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू Thank you, सर, sir. बाय Bye, sir. Welcome, you sir Thank you, sir. Bye, sir. bye bye, Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Have a good night. good Sir. night.